अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। नाजरीन, इस वक्त जिस मौजू पर सबसे ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा शहमगोइयाँ हो रही हैं, वो ये है कि KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या कोई तहरीक अदम एतमाद आने वाली है या नहीं आने वाली। अब इस पर बहस हो रही है, कुछ मुलाकातें भी की गई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। और हम देख रहे थे कि एक तरफ वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर साहब ने एक चैलेंज भी दे दिया था कि जी अगर आप गिरा सकते हैं आईनी तरीके से तो गिरा कर दिखा दें, अगर आपने गिरा दी तो मैं हुकूमत छोड़ दूँगा। मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ये फरमाते हैं कि जिस दिन असेंबली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही फरमाया और इनसे मिलती जुलती स्टेटमेंट्स मुख्तलिफ और रहनुमाओं की जानिब से भी दी गई हैं। नून लीग की बात की जाए तो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी यही कहा कि जी किसी किस्म की कोई तहरीक अदम एतमाद इस वक्त ज़ेर गौर नहीं है। और उन्होंने साथ ये भी बोला कि हम नहीं चाहते कि KP में किसी भी किस्म का बहरान पैदा हो। अच्छा, अब ये सारी सिचुएशन तो एक तरफ है, मगर जो PTI की सियासत है उस पर भी बात हो रही है, क्योंकि जहाँ लीडरशिप की तरफ से पंजाब में और KP में मुख्तलिफ किस्म के और एक दूसरे से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं, स्ट्रैटेजी सामने आ रही हैं। राना अजीम साहब, पार्टी मुत्तहद नहीं हो रही। कल आपने ये बोला कि PTI के तमाम अरकान ने कुरान पाक पर यह हलफ उठाया है कि हम पार्टी को नहीं छोड़ने वाले, मगर कुछ हुआ है और कुछ ऐसा हुआ है जो कि हमें हैरान कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि रामीन, ये शख्स जिसका नाम मोहम्मद उस्मान है, साहिवाल से इसका तल्लुक़ है। कुरान मजीद पर, कुरान पाक पर हाथ देकर इसने हल्फ दिया, अवाम ने इसको वोट दिया, हालांकि ये काउंसलर बनने के काबिल भी नहीं था। अच्छा। और जिन लोगों ने भी इसको टिकट दिया, जिसके बाद चूँकि इमरान खान के इस दफ़ा वो लोग जीते, मैं जिस तरह कहता हूँ खंबे पे अगर लिख देते कि ये इमरान खान का उम्मीदवार है तो वो इलेक्शन जीत जाना था। ठीक है, वो जीत गया, इलेक्शन जीत के आ गया। अब मेरा एक सवाल है, उसने पिछले दिनों अपनी वफादारी तब्दील की, ये सोशल मीडिया पे चीज़ चल गई। अब 3-4 दिन पहले आया कि उसने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। ठीक है, सियासी जमातों के लोग जाते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है, मुस्लिम लीग नून से भी, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से भी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से भी, पाकिस्तान की आला अदलिया से भी, आप वफादारी तब्दील करना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? आप कहते हैं वफादारी तब्दील करने वाले को ख़त्म कर दी जाएगी उसकी नशिस्त। पहली बात यह है कि अगर एक शख्स कुरान पाक पे हलफ दे के वफादारी तब्दील कर रहा है, वो अवाम के साथ भी धोखा, वो कौम के साथ धोखा, और वो जिस सियासी जमात में जा रहे हैं उन्हें शर्म करनी चाहिए कि एक शख्स जो अपनी जमात में, जिसने कुरान मजीद पे हलफ दिया है, ये तो अल्लाह की पकड़ में आते हैं ना। जाहिर। हम तो सोच भी नहीं सकते हलफ दे, मसलन इस बात पे कि कसम खाने के बाद बंदा कई घंटे तस्वर करता है, यार मुझसे ये कसम टूट गई तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो क्या मुस्लिम लीग नून जो कहती है कि तहरीक इंसाफ इंतशार की जमात है, जो कहती है तहरीक इंसाफ बुरी जमात है, जो कहती है तहरीक इंसाफ से गंदी जमात ही कोई नहीं है, उसने भी इस शख्स को क्यों रख लिया जो कुरान पाक पे हलफ दे रहा है, जो सारा कुछ कर रहा है, उसको रख लिया आपने पूछना भी गवारा नहीं किया। और फिर मेरी इलेक्शन कमीशन से है कि इलेक्शन कमीशन साहब आपको चाहिए सबूत, ये सबूत मौजूद है, ले एक्शन। पाकिस्तान की आईनी अदालतों को सबूत चाहिए, ये ले सबूत कि एक बंदा क्या कह रहे हैं कि मुझको वोट किसके नाम पे दे, इमरान खान, मैं इमरान खान का उम्मीदवार हूं। अगर आप वो किसी और जमात में जाता है, आप कहते हैं कि इमरान खान का उम्मीदवार कोई भी नहीं था, भाई ये एक MNA है, क्यों मुस्लिम लीग नून में चला गया, फारिग करे इसको। दूसरी बात यह है कि ये तो एक सबूत आ गया ना। अब इम्तिहान है पाकिस्तान की सियासी जमातों का। अगर नून लीग का कोई शख्स यहाँ पे होता, मैं उससे पूछता कि क्या ऐसा शख्स जो कुरान मजीद पे हलफ दे के, उस पर आप भरोसा करेंगे कैसे? आप कैसे भरोसा करेंगे? ये सवाल कैसे भरोसा करेंगे? और पाकिस्तान के दायरे कहाँ सोए हुए हैं? पाकिस्तान के दायरे जो वफादारी तब्दील करना एक जुर्म करार देते हैं, वो इस पर क्यों नहीं बोलते? इससे पहले जितने लोगों ने वफादारी की, उनके भी वीडियो बयान मौजूद है, उनकी भी सारी चीजें मौजूद है, वो क्यों नहीं बोलते? उसके बाद रामीन एक मसला जिसपे मैं जो दिलाना चाहता हूँ, मैंने कल कहा था कि रेड लिस्ट सामने रखी हो ना, तो बड़ा मजा आए, मैंने कल रेट बताए। अब मुझे बताएं कि गुजरांवाला में एक वाकया हुआ, अब पता है ना, एक बच्चे ने खुदकशी कर ली। कसूर क्या था उसका? क्या कसूर था? बिजली का बिल अदा नहीं किया, गरीब आदमी है, 30,000 बिल आ गया। गर्मी है ना घर में,
नहीं देखा गया कि मेरा बाप बीमार है, मजदूर है, वो गर्मी में सो सके, मेरी माँ बीमार है, गर्मी में सो सके, साथ वालों से बिजली ले ली, फिर छापा पड़ा, उन्होंने कहा आपने तो बिजली चोरी की है। एक थाने में FIR दर्ज होगी, बाप को पकड़ के थाने ले गए, थाने में ले जाके बंद कर दिया, कहा 30,000 बिल भी जमा कराओ, बाप की जमानत भी कराओ। जब वो कुछ नहीं कर सका, उसके पास इतने पैसे तो उसने तेजाब पी लिया, उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। इस जुर्म का जिम्मेदार कौन है? क्या आपने उस शख्स को पकड़ा जो 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 अरबों रुपए की बिजली चोरी कर रहे हैं? क्या आपने उस शख्स को पकड़ा जिसकी जिम्मेदारी थी इस मुल्क, इस मुआशरे के अंदर सबके साथ मुसावी सलूक करना? सही बात है। आपने कहा इलेक्शन में कि बिजली सस्ती कर देंगे, मुझे आज सैकड़ों फोन आए, उन्होंने कहा प्रोग्राम में बात कीजिए, 200 यूनिट पे इतना और 201 यूनिट बढ़ गया, तो समझे उसके उनके बच्चों की फीस के पैसे भी गए, उनकी बच्चों के खाने के पैसे भी गए, उसकी बीवी की दवाई के पैसे भी गए, उसके बाप के इलाज के पैसे भी गए। ये क्या माशरा है? हम सुबह से लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया, फलां कोर्ट में ये हो गया, फलां कोर्ट में ये हो गया, फलां जगह पे ये हो गया, होने थे जहां पे जो कुछ हुआ है। मेरे मुल्क के साथ क्या हो गया, इस मुल्क के लोगों के साथ क्या हो गया, इस मुल्क, क्या इस बच्चे की वफात में कोई गया? क्या वो घर कितना मजबूर होगा जिस घर में 30,000 रुपया बिजली के बिल के लिए नहीं, 10,000 रुपया अपने बाप की जमानत करवाने के लिए नहीं? क्या उस घर में जो नौजवान की मौत हुई होगी, उस कफन के, उस दफन के, उस कब्र के पैसे कोई कहां से लाया होगा? उस घर में कुलों के लिए कोई कहां से किया होगा? उस बाप पे क्या बीत रही होगी? क्या उस घर में बिजली लग गई? क्या सारा कुछ हो गया? ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत है एक माँ जैसी। और क्या माँ अपने बच्चों को मारती है? क्या माँ अपने बच्चों को भूखा रखती है? मेरा तो आज बड़ी खबरें थी, लेकिन मेरा इन खबर इस चीज पे आता है कि अवाम के साथ क्या हो रहा है, कौन हमें देगा इंसाफ, कौन हमसे बात करेगा, कौन हमारी दादरसी करेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है और दिल बहुत बुरा होता है। राना साहब, साकिब बशीर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, ये तो हम बात कर रहे हैं, जाहिर है अब ये बातें होनी चाहिए, आवाम के क्या मसाइल है, आवाम पर क्या बीत रही है बिजली के बिलों से, महंगाई से, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी गई उससे। अदलिया की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। अब अदालतों में क्या हो रहा है साकिब, आपको पता है, आप कवर करते हैं। अदालतों में ये हो रहा है कि 9 मई के 9 मई के जो केसेस थे वो 2 अदालतों से फैसले आते हैं और दोनों अदालतों से मुख्तलिफ फैसले आते हैं। ये क्या हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इससे हम क्या समझें कि क्या हो रहा है अदलिया में? जी, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला आया 9 मई का, एक जो है वो तफसीली फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट से जारी हुआ। इस्लामाबाद वाला जो फ़ैसला है वो काफ़ी दिलचस्प है। 30 मई को इस्लामाबाद की ATC अदालत ने PTI के 11 जो 10 कारकुनान थे, एक MNA थे, उनको 10-10 साल की कैद की सज़ा और मजमूई तौर पर 27 साल सज़ा थी। तो उसके खिलाफ 4 जो थे इसमें मुजरिम, उन्होंने अपीलें दायर की हुई थी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। अच्छा, इसमें जो दिलचस्प मामला है वो ये है कि आज अदालत ने ये पूछा कि आप ये कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन पर 10 मई 2023 को हमला हुआ था और अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। तो एक तो अदालत ने पूछा कि CCTV फुटेज कहाँ है, वो अवेलेबल ही नहीं है। इस्लामाबाद का G10 का इलाका है और CCTV फुटेज नहीं है। फिर अदालत ने कहा किसी से कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई जख्मी नहीं है और किसी की MLC जो है मौजूद नहीं है। तो ये बड़े बुनियादी से पॉइंट्स हैं। उन्होंने अदालत ने ये कहा है कि सिर्फ शनाख्त प्लेट की बुनियाद पर इनको सजाएं नहीं दी जा सकती। तो जरा बड़ा बुनियादी नुक्ता है कि इन मुल्ज़मान को अगर 1 माह भी जेल में रहना पड़ा है या 2 माह रहना पड़ा है या कहीं को साल रहना पड़ता है, तो जो हमारी प्रोसिक्यूशन है उसको सोचना चाहिए, अदालतों को सोचना चाहिए कि वो सजाएं जो दे रही हैं वो सजाएं बरकरार रहने के काबिल भी हैं या नहीं है। कि 32 दिनों के बाद इस्लामाबाद की हाई कोर्ट से उन 4 जो है वो मुल्ज़मान थे, कारकुनान थे, उनको बरी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट से जो फैसला आया बिल्कुल मुख्तसरन उसमें बताऊंगा आपको। इमरान खान साहब के 8 केसेस से जमानत के उनकी जमानतें मुस्तरद की गई। लेकिन दिलचस्प मामला यह है कि लाहौर हाई कोर्ट इन्हीं सबूत, इन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर इससे कबल प्रोसिक्यूशन की जो इमरान खान साहब का रिमांड था वहां पे उनकी इस्तदा मुस्तरद कर चुकी है और उनका रिमांड कलअदम करार दिया गया था। फिर 10 फरवरी 2024 को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में यही शवाहिद रखे गए थे
और इन शवाहिद की बुनियाद पर रावलपिंडी के जो 9 मई के केसेस थे उनमें अदालत ने उनके इमरान खान साहब की जमानतें मंजूर कर ली थी। तो यूं ये ट्राइका बनता है जिनमें 3 अदालतें हैं लेकिन अलग अलग फैसले हैं, जिनमें एक फैसला आज का है जिसमें अदालत ने यह कहा है कि एक चक्री इंटरचेंज पे मीटिंग हुई थी एक जो लाहौर के जमान पार्क में, वहां पे चक्री इंटरचेंज में एक पुलिस एहलकार, जमान पार्क में दो पुलिस एहलकार पीटीआई के कारकुनान बनकर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में बैठे जहां पे साजिश तैयार हुई थी 9 मई की, और इमरान खान साहब उस साजिश में बादियों नजर में उसमें शामिल हैं, इसलिए उनकी जमानत जब मुस्तरद की जाती है। और जो पॉलीग्राफिक टेस्ट इमरान खान साहब को बार बार कहा जा रहा था कि पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं, उन्होंने नहीं करवाया, तो एक वजह यह भी बनी है कि उनका जो जमानत है वो लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज की है। अब सुप्रीम कोर्ट में वो आएंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है मजीद इस हवाले से देखेगी। ठीक है, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन, या ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। इस वक्त हमें शो में ज्वाइन किया है पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव हैं शेख वकास अकरम साहब। सर बहुत शुक्रिया शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। एलिफेंट इन द रूम जो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो है केपी में पीटीआई के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत के जो अरकान हैं उनमें राना सनाउल्लाह साहब कह लें, इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम किसी भी किस्म का कोई बहरान नहीं लेकर आना चाहते केपी में, तो हम तहरीक अदम एतमाद लाने पर कोई भी गौर नहीं कर रहे हैं। मगर फिर भी कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी अली अमीन गंडापुर साहब की, तो उन्होंने कोई तकरीबन 17 बार चैलेंज दिया मुक़्तदरा को और हुकूमत को, जी आप ला सकते हैं तो ले आएँ सियासी तहरीक अदम एतमाद। तो इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? आपको क्या वाकई ख़तरा लाहक है? नहीं, ये कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ना ये कोई एलिफेंट इन द रूम है कि किसी को नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट तरीके से चीज़ों को जो है वो अनफोल्ड किया गया। देखें, एक मुनज़्ज़म से पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया, आपके चैनल्स, अखबारात, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स वो इस हवाले से लिखवाए जा रहे हैं और एक माहौल बनाया जा रहा है। और उस माहौल को की बुनियाद जो है वो ये बनाई जा रही है कि किसी किस्म की कोई डिविजन्स हैं और किसी किस्म की कोई तकसीम है इस पार्टी में, जिसकी वजह से, और हम बड़ा क्लैरिटी से हमेशा कहते आए हैं कि इतनी बड़ी पार्टियों में, ख़ुसूसन ऐसी पार्टियां जो इन हालात से गुजरी हों, जिन हालात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई से 8 फरवरी और 8 फरवरी से आज तक गुजर रही है, उसमें अगर किसी एक ऐसे सूबे में जहाँ हुकूमत है और बड़े वाइब्रेंट लोग हैं, अगर कोई इख्तलाफ होते हैं तो हमारे इंटरनल है, कई दफ़ा लोग जज्बात में बाहर भी बात कर देते हैं, बट नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट की वो तकसीम होती है। तो उस हवाले से रिस्पॉन्ड करना बड़ा ज़रूरी था। इट वाज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इनसिक्योरिटी, इट वाज अ वेरी क्लियर एंड बोल्ड मैसेज बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत ने इकट्ठे बैठ के, चारों सतूर, सेंट्रल क़यादत, चेयरमैन नॉमिनेटेड एंड जनरल सेक्रेटरी एंड चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, वो हमने यूनिटी का मैसेज दिया और उसमें इस किस्म की किसी भी थ्रेट जो है उसको, इन केस ऑफ दैट थ्रेट, हमने बता दिया है कि ठीक है, ब्रिंग इट ऑन। अच्छा शेख साहब, 2 छोटे छोटे सवाल हैं। एक, जो कोलकपा जेल से ख़त आया कि मुज़ाकरात किए जाएं, क्या उस पर क्या फ़ैसला हुआ? मुज़ाकरात और मुज़ाहमत ये दोनों इकट्ठे चलेंगे? और दूसरी चीज़ जो है, अली अमीन गंडापुर साहब की हो गई बात, सारा कुछ हो गया, इख्तलाफात होते हैं, ये हमें भी पता है, सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन आज गवर्नर जो है केपी, वो आज के दिन भी ये कह रहे हैं कि हम तब्दीली ला रहे हैं। कितने % आपको ये यकीन है कि आपके कुछ लोग टूट सकते हैं या नहीं टूट सकते? होता है ना, एक प्रेशर होता है, हर चीज़ होती है, और इस मुल्क में कौन सी चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है? ज़रा इन दोनों सवालों के जवाब चाहिए। बड़ा इम्पोर्टेंट सर, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि गवर्नर जो है उसने आज ये बयान दिया है। गवर्नर के बयान की कोई अहमियत नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी सीटें गिन ले, सूबे में कितनी हैं और मैंडेट उनको कितना दिया गया था और किस तरीके से वो वहाँ पे आए हैं, केपी में ख़ास तौर पे, तो उसके बाद आपको गवर्नर की स्टेटमेंट की हकीकत और वो कितनी बड़ी थ्रेट है उसका अंदाज़ा हो जाएगा। नून लीग की स्टेटमेंट्स आपने खुद, हमारी बहन ने यहाँ जब गुफ्तगू शुरू की है उन्होंने बता दिया है, तो हमारे लिए ये किसी किस्म का थ्रेट नहीं है। वो एक माहौल, देखें, गवर्नर साहब की नौकरी सिर्फ इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि वो भी डेरा इस्माइल खान के हैं और चीफ मिनिस्टर भी वहाँ के हैं,
ऑब्वियसली बंदे ने अपनी जो नौकरी है वो भी देनी है, उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन देनी होती है। तो ये इस किस्म के जो सनसनी फैलाने वाले बयान है वो उनकी मजबूरी है। वो कहते हैं कि जिन्होंने कुछ करना होता है वो बातें कम करते हैं और काम ज्यादा करते हैं। तो वो तो कल चीफ मिनिस्टर ने जिवें तुसी हुण दस्सिया 17 टाइम्स उन्होंने रीसेट ब्रिंग इट ऑन। कहानियां क्यों सुनाते हो, तगड़े हो जाओ, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है गवर्नर केपी से, आप क्या समझ रहे हैं कि ये इस तनाजुर में कहाँ मुलाकात है? क्या इसमें कोई सिग्नल्स? और एमल वली की भी मुलाकात हुई है, तो आप समझ रहे हैं कि हुकूमत ने राब्ते इस वक्त तेज़ किए हैं और नून लीग भी दोनों तरफ खेल रही है। एक तरफ वो स्टेटमेंट्स दे रही है कि नहीं हम नहीं इंटरेस्टेड, लेकिन साथ साथ वो राब्ते भी कर रहे हैं। एमल वली गरीब अपने सूबे में से एक सीट नहीं जीत सका, उसको सेनेटर बनने के लिए वहाँ जाना पड़ा है बलूचिस्तान के अंदर। जो पार्टी यहाँ रूल करती रही है, अब उनकी ये हालत हो गई है कि उसको अपने हेड को जो है वो सेनेटर बनवाने के लिए बलूचिस्तान भी कि उसमें जाना पड़े, किसी और पार्टी के उसके ऊपर वो जाना पड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि तो उसकी मुलाकात किसी से भी हो उसकी कोई अहमियत नहीं है, अदर दैन के उसके लिए एक ट्वीट करने के लिए तस्वीर की कोई फेसबुक का उसको मटेरियल मिल जाए, उससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। गवर्नर को लगाता प्राइम मिनिस्टर शेख साहब ये बताइए, जो आज अलीमा खान जो है, अलीमा खानम उन्होंने इस्लामाबाद में अदालत के बाहर बात की और उन्होंने उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान को क्या माइनस किया जा रहा है या कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान को पूरे सिस्टम ने माइनस किया हुआ है और उनको कैद तन्हाई में डाला गया है और 15 मिनट की बात एक हफ्ते बाद जो है वो उनकी बहनों की हुई है। तो इस पूरे निज़ाम को नहीं मानूंगा, उन्होंने आज ये भी पैगाम भी दिया। तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि कोट लखपत जेल से ये आती है बात कि मुज़ाकरात या मुज़ाकरात और मुज़ाहमत एक साथ जो है वो चलने चाहिए। तो इमरान खान को माइनस करने और एक और जो बड़ी डिबेट आती है कि अलीमा खान वर्सेस जो अली अमीन गंडापुर, तो इस तासुर को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इधर से नीचे से जो आपने आखिर में बात की है कि अलीमा बाजी और अली अमीन वाली, तो मेरे ख्याल में ये बहस तो अब दफन हो चुकी है। वो इसलिए कि परसों हमारी तीनों बहनें और अली अमीन खान और सेक्रेटरी जनरल एंड द चेयरमैन दे सैट टुगेदर, उसमें बड़ी भरपूर और माशाल्लाह बड़ी खुशाइन किस्म की मुलाकात हुई और उसमें किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं थी। जो अफवाहें थी वो किल हो गई। उसके बाद कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें नेशनल असेंबली के मेंबरान और सेनेट के अलावा केपी के लोग भी शामिल थे और वहाँ पे भी राजा साहब ने बाकायदा तौर पे एक्सप्लेन कर दिया सारी पार्टी को कि डू नॉट इसको डिस्कस इसलिए ना करें कि इस किस्म की सारी अफवाहें जो हैं वो कल दफन हो गई हैं। फैमिली और पार्टी दोनों एक हैं और दोनों खान के लिए काम कर रहे हैं। ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं ये सब गलत है। नंबर एक, जो आपने -1 वाली बात की है तो इसलिए दैट्स दैट, ये कोई आमने सामने वाली बात कोई नहीं है, दैट्स गॉन। वो तो कल क्लैरिटी के साथ मुलाकात के बाद परसों फिर कल मुलाकात की ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं माइनस वाली बात। आपने अलीमा बाजी की अगली बात कोट की है, उसका अगर पहला हिस्सा भी कोट करते, पहले तो उन्होंने ये क्लैरिटी कर दी कि पार्टी इमरान खान को माइनस करने की कोशिश नहीं करेगी, ये भी उन्होंने कहा। आप अगर वो क्लिप देख लें, फिर उन्होंने कहा सिस्टम वाली बात से हम एग्री करते हैं। सिस्टम वाली बात से देखें ना, खान को मिलने नहीं दिया जा रहा है, खान की बेल्स जो है वो सारी की सारी वो की जा रही है। फैमिली तो वो तो एक उनका राइट है। वकला, जिस आदमी के ऊपर 150 से उत्ते राणा साहब केसेस हों और हर केस एक एक वकील भी होवे ते हफ्ते दे विच सिर्फ 6 वकला नूं 40 मिनट वास्ते मिलने की इजाजत होए और फिर तुसी वो भी ना होने दो, ठीक है जी, फिर आप वो भी ना होने दे, तो सिस्टम ने तो इसी तरह माइनस करना है ना जी कि खान क्या कोई पैगाम बाहर ना पहुंचे, खान की कोई डायरेक्शन बाहर ना पहुंचे। शेख साहब यहीं पे एक सवाल है। What she said is right, what she said is right, but in that statement उन्होंने वो जो -1 के हवाले से बाकी लोग कहानियां सुना रहे थे पार्टी के हवाले से, उन्होंने उसकी भी क्लैरिटी के साथ नफी कर दिया है। दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट जी। जी साकिब, यहाँ पे एक सवाल ले लें। आपने कहा कि इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा वकील हैं और ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि अगर 150 या 200 केसेस होंगे तो 150 वकील कम से कम उनको मिल सकते हैं। ये माजी में हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है, जज कह चुकी हैं कि उनका राइट है कि वो हर केस के लिए अलग वकील करें। तो इसके हवाले से सवाल ये है कि क्या
पीटीआई ने कोई ऐसी प्लानिंग की है कि आप हर केस में अगर अलग अलग जो वकील हैं अलग अलग उनकी पिटीशंस जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और अदालत को ये कहा जाए कि हम उनको एज ए वकील जो है वो उनसे मिलना चाहते हैं और उनका राइट है कैदी के वो अलग अलग केसेस में अलग अलग वकला को जो वो मुलाकात की इजाजत अलग अलग के तो पिटीशन ऐसी फाइल करने का कोई प्लान? मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अलग अलग के हवाले से तो मेरे इल्म में नहीं है कोई चीज कि 150 पिटीशन हो, अगर आई होती तो आपके नॉलेज में होता, मगर जॉइंट पिटीशंस बहुत सारी हैं। हमारे लीगल कमेटी के हेड हमारे सेक्रेटरी जनरल भी हैं सलमान अकबर राजा साहब, ही हेड्स द लीगल कमेटी। आपको याद होगा खान साहब ने हामिद साहब खान के बाद इनको ये जिम्मेदारी दी थी, तो उसमें 2 दर्जन से जायद जहाँ तक मेरे इल्म में है, कमी बेशी आप कर सकते हैं, कुछ ऊपर या कुछ नीचे होगा, तो वो मौजूद है जिस पे हुक्म दिए गए हैं। उसके बाद जेलर ने आके वहाँ पे कमिटमेंट दी, फिर भी नहीं उसको पूरा किया, फिर उस पर कंटेम्प्ट भी इन्वोक हो चुकी है साकिब भाई, वो भी हो चुकी हैं। अच्छा, अब जब कंटेम्प्ट भी लग चुकी है तो उसके बाद भी आई मीन दे आर जस्ट वो कहते हैं अदलिया के फैसलों को उठा के, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड बट दिस इज हाउ इट इज, उठा के रद्दी में फेंक रहे हैं। चाहे उनसे बच्चों से बात कराने का वो हो, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे उनके वकला हो, चाहे और रुफकात से तो पिछले 8 महीने से मुलाकात नहीं करा रहे हैं। फैमिली के अलावा एक होता है ना कि उनके जो दोस्त या उनके सियासी रुफका है उन्होंने ना तो हो ही नहीं रही ना, तो लिस्टां सी बढ़ा रहे हैं, जा रही हैं। सो यस, जॉइंट बहुत सारी दरखास्तें मौजूद हैं, उन पे अहकामात मौजूद हैं जी। शेख साहब, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बड़ा सख्त जुमले अल्फाज किए, जिसके बाद बड़ा शोर भी मचा। नहीं, मैं की किया सर, मैं ज्यादातर लोग इससे गल कर रहे हैं बगैर दसे, मैं की किया सर? आपने कहा कि मौलाना साहब की कोई जुनैद अकबर ने भी तनकीद की है आप पे। तो एक पता नहीं मैंने तो नहीं कहीं, मेरा कल वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे, मुझे तो उन्होंने नहीं बताया, मेरा नाम आया कहीं पे। अच्छा, आप एक तो ये बता दें कि मौलाना साहब के पास आपकी जो टीम गई थी, मौलाना साहब ने यकीन दहानी करा दी कि वो अदम इत्माद का हिस्सा नहीं बनेंगे, और दूसरी आज अलीमा बाजी ने यह भी बात की है कि अली मीन गंडापुर साहब ने बताया कि उनके पास 2 से 3 प्लान हैं, बड़े खौफनाक, तहरीक के हवाले से बड़े प्लान हैं, वो वक्त पे उन प्लान पे अमल होगा। तो इसका मतलब है कि अपना तैयारी कर लेती है। 2 चीज़ें, पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मौलाना साहब के हवाले से हमारा तमाम सियासी क़ुव्वतों से एक एहतराम का रिश्ता ज़रूर है, ख़ुसूसन वो जो अपोजिशन में मौजूद हैं, जो हमारे मैंडेट चोर हैं, उनके लिए ना पहले कभी रिस्पेक्ट थी ना कभी होगी। जो हमारे साथ अपोजिशन में बैठे हैं उनकी हमने हमेशा रिस्पेक्ट की है, खान साहब के कहने पे। और यही बात, एक्चुअली द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज नॉट ऑन दिस इशू अबाउट मौलाना साहब, हमारे और बड़े प्रेसिंग इशूज हैं, ये तो कोई इशू कोई नहीं है, ये तो वो केपी सेंट्रिक हो सकता है, ये कोई नेशनल इशू नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज अबाउट नेशनल इशू, खान साहब की आइसोलेशन, हमारे लोग जो असीर बेचारे निकल के जेलों से 10-10 महीने साल बाद आए और हेपेटाइटिस एंड कैंसर एंड किडनी के उससे मर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो बात हो रही थी, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट इशूज। तो वहाँ पे कुछ केपी के, क्योंकि मैं कोर्ट से आया था जमानत करवा के और मैं वापस जा रहा था, तो मैंने जाते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मुझे जब सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो दे वर ऑल अबाउट कि जी तुसी उन्हां दे पीछे जा रहे हो, इस किस्म का कोई सवाल सी। तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम गए पीछे खान साहब के हुक्म पे। खान साहब का हुक्म ये था, मैं आपको सलाह याद, अगर आप मुझे टाइम दे तो मैं याद करा देता हूँ कि तमाम अपोजिशन की जमातें जो है वो हम आवाज़ होनी चाहिए, और उसके लिए बेशक आप बड़ी पार्टी हैं और मौलाना की पार्टी से तो आप बहुत बड़ी पार्टी हैं, इसके बावजूद आप इस चीज़ को सामने न रखें, आप मौलाना साहब के पास जाएं और आप उन्हें कायल करने की कोशिश करें। आपने और दुनिया ने देखा कि हम एक से ज़ायद दफ़ा, कई दफ़ा, दर्जनों दफ़ा हमारी टॉप टियर लीडरशिप जो है वो उनके पास गई, बड़ा एतराज़ हुआ इसके ऊपर हम पे, हमारी पार्टी के लोगों ने किया, तो मीडिया वाले ने मेरे ना सवाल किए थे कि क्या किया जी, बट इसके बावजूद क्योंकि खान साहब का हुक्म था और खान साहब चाहते थे सब इकट्ठे हो, हमने ट्राई किया, हमने उनको, वो मुलाकातें होती रही, उस मुलाकात के अंदर जो है बट अनफॉर्चुनेटली हम मौलाना साहब को हुकूमत के लिए वोट न करने का जो वो था उस पर हम कायद नहीं कर सके। हमारी उस तमाम एफर्ट के बावजूद ही एंडेड अप वोटिंग फॉर द गवर्नमेंट फॉर, अब वो कहते हैं जी कि वो हमने ये किया, उसमें मुसवदा, देखें मुसवदा जो भी था उसमें हमारी इनपुट ज़रूर होगी, हमने उस पर शुक्रिया भी अदा किया और हम उसको क्लेम भी करते रहे कि जनाब हमने जो चीज़ें बताई उनमें से कुछ इन्होंने इनकॉर्पोरेट की होगी, मगर उसमें जो 1-2 मेन चीज़ें वो हो गई, उस बाद बाकी चीज़ें तो मैटर ही कोई नहीं करती हैं। अच्छा, तो उस पर वो बात
हमें खत्म हो गई वो एंगेजमेंट। फिर खान साहब ने कहा भी उनका मुकाबला है इसको किसी पासे लाओ। अब हमारे लिए तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया था ना। आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो 26वीं तरमीम की वजह से हो रहा है। इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है तमाम लोगों के साथ उस वजह से हो रहा है। हमने फिर भी एहतराम का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ा। हमें ये बताया गया असद कैसर साहब की तरफ से कि मौलाना साहब जो है उनके साथ उनकी कोई रिजर्वेशंस थी, उनकी लोकल सियासत के हवाले से, कोई इलेक्टोरल अलायंसेस के हवाले से, नेशनल, तो वो चीफ मिनिस्टर के साथ असद कैसर साहब की डिस्कशन हो गई, क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि खान साहब के हुक्म पे जो वो चाहेंगे हम वो कर देंगे, बात ही खत्म कर दी। यानी कि उन्होंने को राय नहीं देता संजय खंबे को गल कर, गल खत्म हो गई। उन्हें कन्वे किया गया। उन्होंने कहा मौलाना साहब ने कि जी मैं अब अपनी शूरा से मशवरा करूंगा। मतलब 5-6 महीने की मुलाकात ना करी उन्होंने कहा जी कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है। जब एक गल हो गई उन्होंने कहा जी मैं अपनी शूरा से मशवरा करें। उन्होंने अपनी शूरा से मशवरा करना था। 2 दिन बाद वो बात फिर 15 दिन पे चली गई, शूरा से मशवरा हो गया और हमें ये जवाब दिया गया कि फैसला ये हुआ है कि हम किसी भी फॉर्मल अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। शेख साहब आज एक बड़ी खुशखबरी है तहरीक इंसाफ के लिए। सर हमें किसी ने देखें इमरान खान को या इमरान खान की ज़ात को या उनकी पार्टी को या उनकी हुकूमत को किसी ने छेड़ा तो फिर हमारे पास चीज़ें हैं शेयर करने के लिए, बस अभी कर सकता है कि गल है। मगर अभी मैं ये समझता हूँ कि ये कोई हमारे लिए इशू नहीं है। हमारे लिए बड़े इशूज़ हैं। मौलाना फजल रहमान या उनका मिलना या ना मिलना वो तो फैसला हो चुका है। उन्होंने कहा ऐसी नहीं रलना, गल खत्म हुई। अब वो एवं ही अपना वजन छट दे। उन्होंने हमारे लिए बड़े इशूज हैं, खान की रिहाई, केसेस, असीरों की सजाएं और फिर वो जो आपने कहा कि खतूत आ रहे हैं, हमारे बड़े इशूज हैं। ये इशू कोई नहीं है, एवं उन्होंने ट्वीट कर दो क्या फर्क। अच्छा शेख साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। 4 लोगों को बरी कर दिया 9 मई केस से। ये 4 लोग वो थे जिनको 10-10 साल कैद हुई थी, जमानत नहीं बरी कर दिया। दूसरी तरफ पंजाब से जो तफसीली फैसला आया है, तहरीरी और तफसीली फैसला आपने वो भी पढ़ा है। अब खान साहब तो उस वक्त गिरफ्तार थे, कब चैलेंज करने जा रहे हैं इस फैसले को, इस्लामाबाद के फैसले को सामने रख के लाहौर इस्लाम हाई कोर्ट के? देखें इस्लामाबाद वाला तो बड़े शानदार दलाइल दिए बाबर अवान साहब ने, बेहतरीन। और तुम पता है कि की बेसिस सिद्धि तौर बोले क्या जी थाने पे हमला हुआ, थाने की मस्जिद को आग लगाई, बंदों ने क्लाशन 4 मोटरसाइकिलें जला दी। हाँ थाने की बिल्डिंग पे, थाने तो बाहर इस्लामाबाद का थाना हो गई, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ जरा CCTV फुटेज ले आओ, कितने फुटेज, कोई कैमरा कोई फुटेज कुछ भी नहीं था ना। झूठा फारिग केस था। तो वो जज ने हिम्मत की है और उन्होंने वो फैसला दे दिया। हम यही तो कह रहे हैं खान साहब के हवाले से कि आप CCTV फुटेज बनाएं। अब खान साहब के खिलाफ जो फैसला उन्होंने आया तफसीली, उसमें उन्होंने 2 पुलिस एहलकारों के बयान के ऊपर मतलब ट्रायल कोर्ट ने इतनी समझदारी की थी कि इन्हीं 2 पुलिस एहलकारों के बयान नीचे गए थे। उन्हें चुप के हमारे साथ मुंह थे एक ही गल है, एक ही बयान है, ना कोई सबूत, ना कोई खाता, ना लेना ना देना। वो बात किसी चक्री में किसी रेस्ट एरिया पे ये हो रहा था, फलाने ने सोचा तो गाले करने वाली। तो हमारे लिए तशवीश का वो यही है कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो चीज़ उठा के फेंक दी और जिसके पल्ले कुछ नहीं था, उन 2 पुलिस एहलकारों की जो पंजाब हुकूमत के मुलाजिम है पुलिस के, उनके बयान के ऊपर आप इमरान खान साहब की बेस जो है वो आप रिजेक्ट करते हैं। तो दिस इज क्या मतलब एक कानून का और इंसाफ का तो ये मजाक ही उड़ाया ना जी। हम सानू तो इंसाफ नहीं मिल रहा। तो उसको लीगल टीम बैठी है, उसके ऊपर राजा साहब खुद उसके हेड हैं। वी विल चैलेंज इट, विल अगेन विल से विल फाइट टू द लास्ट बॉल एंड हम उसको लड़ेंगे। सर सिस्टम एक्सपोज होगा, जहाँ इस किस्म के फैसले आते जाएंगे ये लोग और एक्सपोज होंगे। लोग कहते हैं इससे क्या हो रहा है, इट हैपेंस, इट हैज इट्स ओन इफेक्ट्स। शेख साहब एक छोटा सा सवाल लेते जाएं। हमने देखा कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। 10 अप्रैल 2022 को उनके खिलाफ अदम एतमाद आई। उससे पहले भी PTI बहुत पुरएतमाद थी कि अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। फिर हमने देखा सिंध हाउस में मंडी लगी और सारे लोग कुछ चाप के उधर चले गए और अदम एतमाद कामयाब हो गई। अब अली अमीन गंडापुर किस एतमाद के साथ ये कह रहे हैं कि आपके MPAs जो है वो नहीं टूटेंगे, जबकि उस वक्त यही सवाल पहले भी मैं मेरे ख्याल में पहले दूसरे हिस्से का जवाब मैं नहीं दे सका। लिसन, अभी 9 मई से 8 फरवरी तक इन तमाम लोगों को अगवा किया गया, इनके घरों पे छापे मारे गए। मैं KP असम्बली की बात कर, इनके कागजात नामजदगी छीने गए, इनके तायद और तजवीज़ को नंदा उठाए गए, इनके ऊपर पर्चे दिए गए, एंटी करप्शन इस्तेमाल हुई, नैब सब कुछ इस्तेमाल हुआ। मगर इसके बावजूद उन्होंने अपना मैंडेट डिफेंड किया और नहीं गए। कोशिशें होती रहीं,
मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर पैसे ऑफ़र किए जाते रहे, मगर वो लोग नहीं गए। KP के लोग जो हैं वो खान साहब से इश्क की हद तक जो है वो रग़बत और मोहब्बत रखते हैं। KP के अंदर उन MPs को जो 9 मई से यहाँ तक आ गए और यहाँ से आज की डेट तक पहुँच गए 8 फरवरी से, ये वही लोग हैं जिन्होंने खान ने कहा असम्बली तोड़ दो तो उसकी असम्बली डिज़ोल्व कर दी, इन्होंने उफ तक न की। हमें बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे सारे बंदे इमरान खान के जो चाहने वाले और उसके खैर खा उसकी टिकट पे आए हुए हैं, वो वहाँ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कोई जिन्होंने वो हालात देख लिए उनके लिए गवर्नमेंट चेंज डजंट मैटर। जिन्होंने अपने हाथ से सरकार तोड़ी हो ना सर, उनके लिए किसी नई सरकार में लालच दे के आगे बैठना नहीं। लोगों की नस्लों की सियासतें दाव पे लगी हुई यहाँ पे। इमरान खान को छड़ के KP दे विच ओदी टिकट ते आके तुसी उन्होंने छड़ के तुहाडी नस्लां ने सियासत करनी उत्थे, तुस अपने घर वापस नहीं जा सकते। और ये मैं को डरा नहीं रहा किसी को, लोगों की मोहब्बत इतनी ज्यादा है उन नुमाइंदों की और उस अवाम की कि वो कभी भी इमरान खान को धोखा नहीं दे सकते। एंड हमें अपने लोगों पे एतमाद है। अच्छा शेख साहब, आप लोगों की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, इसी से रेलेवेंट मेरा एक सवाल कि जब हम अभी तो हम चलें ठीक है एक पॉलिटिकल डायनामिक्स से बात कर रहे हैं, इंटरनल जो डायनामिक्स है पार्टी के उस पर बात कर रहे हैं, मगर हाउ श्योर आर यू ऑफ द पॉपुलर वोट के लोग अभी किस तरीके से, क्या अगर आप एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं तो कितने आप श्योर हैं कि लोग निकलेंगे कि नहीं? क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब की स्टेटमेंट ये है कि जी अब आप में तहरीक चलाने की सलाहियत नहीं रही है। मैं बड़े एहतराम से अपने भाई से डिसएग्री करूंगा। मैं ये समझता हूँ तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। लास्ट मोबिलाइजेशन की KP के लोगों ने ही की थी। 245 आर्टिकल लगा के वज़ीर आज़म ने कताल ज़रूर करवाया है, उसके लिए मैं अदालतों में गए हुए इंसाफ लेने के लिए। उससे इन्होंने फॉर टाइम बिंग वक्तन उन्होंने वहाँ पे ज़रूर एक खौफ सा फैलाया। देखें ना, 150 से ज़्यादा बंदा गोलियों से ग्रेवली इंजर्ड था, 14 बंदे शहीद हो गए थे, 5780 गिरफ्तार हुए, 2200 प्लस का जो है वो चालान पेश किया गया और वो अदालतों में कितने कितने महीने रह के आए। आखिरी हमारे जो 26 वाले थे 19 बंदे, उनकी कल हाई कोर्ट से जमानत हुई और आज उनकी रोक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में राइट नाउ एज वी स्पीक वो अपने घर जा रहे होंगे अदालत से। बंदे वहाँ वकील सुबह से खड़े थे। कहने का मकसद ये है कि ये सारे के सारे फिगर्स आपके सामने हैं, आप देख सकती हैं, उससे आप क्या अखज़ करना चाहती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख वक़ास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने पॉलिटिकल डायनामिक्स पे बात की कि PTI इस वक्त क्या सोच रही है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव सैयद नासिर हुसैन सर। सर बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। KP इस वक्त सियासत का गढ़ बना हुआ है और गवर्नर KP जिनका ताल्लुक ज़ाहिर पीपल्स पार्टी से है, कुंडी साहब, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक भी सीट ज़्यादा हुई तो हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। मगर कैसे लाएंगे तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि नून लीग, JUI ये तमाम पार्टीज़ इस एक पेज पर नज़र नहीं आ रही हैं, तहरीक अदम एतमाद लाने में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही हैं। तो जो कुंडी साहब की स्टेटमेंट है, क्या वो पार्टी की स्टेटमेंट है, पार्टी की पॉलिसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। कुंडी साहब हमारे मोहतरम हैं, लेकिन ये जो है मैंने नहीं सुना उनका किस तनाजुर में उन्होंने कहा है या क्या उनका बयान है, क्योंकि जो बात एक होती है फिर वो ट्रैवल करती है तो कुछ और सामने आ जाता है। तो ये उनका जाती। चलिए आप ये बता दें कि क्या पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने में इंटरेस्टेड है KP में? देखिए मुझे नहीं इस बात का इल्म, लेकिन अगर जब भी नंबर पूरे हुए तो जाहिर है कोई देर नहीं करेगा। अगर नंबर पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF और इनके पास पूरे होते हैं तो ज़रूर ये पॉलिटिकल एक है, हर किसी की ये मूवमेंट होती है। लेकिन इस वक्त तक तो कोई ऐसा सीन नहीं, और मुझे जो अंदाज़ा है कि KP में PTI के पास नंबर्स ज़्यादा हैं। ये जो रिजर्व सीट्स का इशू हुआ है इससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा शाह साहब, 27वीं आईनी तरमीम पर बड़ा शोर मचा और उसकी एक शिक पर जो है मुझे नहीं पता वो आ रही है कि नहीं आ रही, वो शिक उसमें शामिल है कि नहीं। उसमें है कि असम्बली की मुद्दत बढ़ा दी जाए, 10 साल कर दी जाए। ये बहुत से बड़े बड़े सीनियर तजियाकारों ने भी बात की है, सीनियर तरीन तजियाकारों ने, जिनके मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, आप समझ सकते हैं, और बहुत से लोगों ने भी बात की है। यहाँ तक कह दिया कि सदर पाकिस्तान भी तब्दील हो सकते हैं।
अब बिलावल साहब अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी उनके लिए पूरी उम्मीद है कि बिलावल साहब नेक्स्ट वज़ीर आज़म होंगे। अगर मुद्दत बढ़ाने की बात होती है तो क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी या नहीं देगी? देखिए, ये सारे ऐसे ही मफरूज़े हैं कि जी अभी 2/3 मेजॉरिटी आ गई है तो जी अब इस तरह की चीज़ होगी। इस तरह की चीज़ 2/3 मेजॉरिटी हो भी तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की, ये तो अनहोनियों में से है ना कि जी आप वो बढ़ा दें। हालात क्या हैं और अभी वो 4 साल लगभग पड़े हैं, अब इस वक्त क्या ज़रूरत है? ये ऐसे ही शोशे छोड़े जाते हैं और 27वीं तरमीम हो सकता है कुछ और चीज़ें हों उसमें, अभी तक तो वो सामने ही नहीं आई। यही मीडिया, नेशनल मीडिया या सोशल मीडिया में डिस्कस हो रहा है और उसके भी अजीब अजीब सी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन मैं नहीं समझता राना साहब कि कोई ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर हो या ये कोई अक्लमंदी की बात है और ये कोई सियासी, तो हम लोग तो ज़ाती तौर पर, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, सियासी वर्कर हूँ, मैं तो कभी भी ये राय अपनी पार्टी को नहीं दूंगा और यही मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप कभी भी इस तरह आप अगले आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को दोबारा सियासत में होना चाहिए? देखिए, खान साहब की तर्ज सियासत से तो इख्तलाफ हो सकता है ना, कि वो उनसे तो हमें इख्तलाफ है, जो भी उनकी तर्ज सियासत है या जो उनका तरीक़ेकार है, जो इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी या बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं उसमें, लेकिन पॉपुलैरिटी पे भी ज़ाहिर है पॉपुलर हैं अपनी जगह पे और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनको इंतज़ार करना चाहिए 2029 के जब इलेक्शन आएंगे, वो अपनी जो भी उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी एक कुव्वत है उनके वर्करों की, उनकी पॉलिटिकल दीगर जो सेकंड टियर है, लीडरशिप है, दीगर लोग हैं, उनको उस पर फोकस करना चाहिए। देखें, यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, एग्जाम्पल मौजूद हैं। आपको याद होगा कि 97 में पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 17 और 18 सीटें थी नेशनल असेंबली में, लेकिन हमने कभी इस तरह की कोई सूरत हाल क्रिएट नहीं की जो पीटीआई के हमारे पॉलिटिकल दोस्त या जो उनकी लीडरशिप इस वक्त कर रही है। इंतज़ार होता है, पेशेंस होते हैं, फिर टाइम आया, हमें मौका मिला। हालांकि सबको इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी किसका आशीर्वाद नहीं मिला। जो मुख्तलिफ इलेक्शंस हुए हैं, शुरू से आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, एक एक इलेक्शन पे मैं हाजिर हूँ आपसे बात करने के लिए। लेकिन बाद वाले भी जो इलेक्शन आए, कोई आरओ इलेक्शन हुआ, कोई आरटीएस का इलेक्शन हुआ, ये 47 वाला इलेक्शन इसको माना जाता है। तो पीपल्स पार्टी को तो कभी इस तरह का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिया गया। अब भी आपने देखा कि अच्छे भले हम पीडीएम की गवर्नमेंट में साथ थे, जब इलेक्शन आई तो यही पीएमएलएन जो है वो आके सिंध में उन्होंने हमारे स्ट्रांग होल्ड में आके यहाँ पे हमारे खिलाफ बड़ा सख्त अलाइंस बनाया, जिसमें पीएमएलएन थी, JUIF, MQM, GDA, वो पता नहीं सबको शामिल कर लिया था इन्होंने। तो हमें तो कोई, लेकिन यही बात पीटीआई के लोगों को समझना चाहिए कि वो अब अपना पॉलिटिकल काम करें, आए ऐवान में जैसे बैठे हैं ना असेंबलियों में, आखिर वैसे ये सारी चीज़ें इन सब के सोचने के लिए हैं। जितने भी लोग इस वक्त असेंबलियों में मौजूद हैं, इनको चाहिए मिल बैठ के आइंदा आने वाले इलेक्शन को सिक्योर करें। ये सूरत हाल किसी के साथ भी हो सकती है, यहाँ पे हमने देखा है सब कुछ और जैसे हुआ है। हम तो कभी चले उसका नहीं रहे, उसका हमें सपोर्ट कभी नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे दीगर लोगों को मिली है सपोर्ट, सबके सामने है। अब आके अपने इलेक्शन को सिक्योर करें। ये बताइएगा कि वो आइंदा कैसे बेहतर होने चाहिए मरकज में। जी
मरकज़ में जो पीपल्स पार्टी के हवाले से ये बातें पहले भी होती रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गुज़श्ता दिनों कहा कि यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब में कि ऐसा कोई मुआहिदा नहीं है कि 2.5 साल वो रहेंगे 2.5 साल हम रहेंगे, लेकिन फिर भी गुज़श्ता हफ्ते ये ख़बर आई कि पीपल्स पार्टी जो है वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बन सकती है। एक सवाल तो ये है, इसी के साथ ही दूसरा सवाल जो आपने कहा कि पीडीएम में थे और पीडीएम के बाद जब इलेक्शन में गए तो हम आमने सामने थे और अब दोबारा आप मुस्लिम लीग नून के साथ हैं। क्या आप नहीं समझते कि पिछले 3 साल में आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ चल रहे हैं और उसका नुकसान आपको पंजाब की सूरत में वहाँ पे एग्जिस्टेंस पीपल्स पार्टी की नहीं बन पा रही, ना बन सकी है, और ना अगर इस किस्म की सिचुएशन रहती है तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पंजाब की हद तक? देखिए, ये पॉलिटिकल एक लंबा वक्त चाहिए। अभी आज तो आपका और हमारा थोड़ा वक्त है, उस पर बात की जा सकती है किस तरह कैसे हुआ है ये पीपल्स पार्टी को, किस तरह सामना करना पड़ा पंजाब में। आपको याद होगा 1988 में जब इलेक्शन हुए थे, बीबी शहीद जब थी जिंदा और वो ज़िया का जहाज़ का हादसा भी हो गया था, लेकिन जो उसके बाद इलेक्शन हुए तो नेशनल असेंबली में तो पीपल्स पार्टी सिंपल मेजॉरिटी में थी। इवन पंजाब में जितनी कौमी असेंबली की सीटें थीं वो तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स पार्टी के पास थी, लेकिन वो 2 दिन के बाद प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होता था। वो जब इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी की सीटें उसको नहीं दी गई, जो भी हालात थे, जो भी चीज़ें थीं। फिर उसके बाद का पूरा एक टाइम है। अभी अगर आप देखें तो अभी तो हमारी अगर लास्ट कुछ 1-2 इलेक्शंस का अगर आप रिजल्ट ले लेते हैं 2018 का या उससे थोड़ा सा पहले वाला जो इलेक्शन था, उससे तो हम काफ़ी बेहतर हैं। 2024 के इलेक्शन में हमारी चारों असेंबलियों में नुमाइंदगी है, नेशनल में भी और इसी तरह प्रोविंशियल। ठीक है, यानी पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ये आ गया है राना साहब के कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आने जा रही केपी में। सर बहुत शुक्रिया, शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।